हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 76 कवर करेंगे। इससे पहले 75 टेस्ट डल चुके हैं, तो वो भी जिन लोगों ने नहीं वो टेस्ट कवर किए हैं तो वो देख लीजिएगा उनको। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो सीरीज़ है यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू एवं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू, या फिर आचार्य नरेंद्र देव एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती। जो करेक्ट आंसर है वह है आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1934 में यह स्थापना की गई थी आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन नहीं दिखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ राय, मैडम भीकाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस, या फिर भगत सिंह। तो वो थे मानवेंद्र सिंह राय। ऑप्शन नंबर मानवेंद्र नाथ राय, पूरा नाम ये है, सिंह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन थे। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना था। यह मुख्यतः संबंधित था किससे? बाल श्रम सुधार से, महिला श्रम सुधार से, समय को कम करने से, या फिर साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने से। तो ये संबंधित था बाल श्रम सुधार से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया था। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित करना है, ठीक है। संस्थापक दे रखे हैं और उनकी संस्थाओं के नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे, और नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले हमें मैच कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था का की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की। जस्टिस राणा डे ने किसकी की थी? पुणे सार्वजनिक सभा की। वीर राघवाचारी ने किसकी की थी? मद्रास महाजन सभा की। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ने किसकी की थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। तो इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए ए का थर्ड, एक ही में दे रखा है सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। संस्थापक और उनके सभाएं, सुरेंद्र बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और जस्टिस राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा। इसके अलावा वीर राघवाचारी ने मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एवं सैनिक समिति के हाथों में था। एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शंस हैं जनरल बख्त खां, मौलवी अहमद उल्लाह, या फिर मनीराम दीवान, या फिर तात्या टोपे। तो इसके जो प्रमुख थे ना, वो जनरल बख्त खां ही थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र थी। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता बादशाह बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था और इस समिति के प्रमुख जनरल बख्त खां थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है, अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। सेकेंड स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही 2। देखिए, एक्चुअली बात कुछ ऐसी है, अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से नहीं, पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। उनको दहेज में मिली थी ना वो मुंबई, वो वाला प्रोसेस था पूरा। तो ये तो हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में नहीं, मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक सही है ना ही 2। जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने
दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली थी। ठीक है, याद रखना है इसको। 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्ण समर्थन किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? देखिए, बात कुछ ऐसी थी कि सिर्फ महात्मा गांधी ही जो है पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे, इनफैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, यानी कि दोनों उसके विरुद्ध थे, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की थी। जी नहीं, इसकी शुरुआत की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ? सम्मिश्रण चाहते थे। शांति निकेतन संस्था की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। ठीक है, मैं ऊपर वाले पेज पे चली गई थी, इसलिए गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, वीरेश लिंगम पंतुलु, या फिर स्वामी विवेकानंद। हालांकि आंसर आप लोगों को दिख गया है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर का राम वन गमन मार्ग बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, या फिर 310 किलोमीटर। तो गाइस, जो करेक्ट आंसर है वह 210 किलोमीटर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में 210 किलोमीटर की राम वन गमन मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। यह राम वन गमन मार्ग उत्तर प्रदेश में अयोध्या को फैज़ाबाद के रास्ते चित्रकूट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवाड़ा, श्रृंगवेरपुर और मंझनपुर और राजापुर से जोड़ेगा। ये जो फैक्ट है ना सेकंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न हमेशा जब भी कोई रोड या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ बनाई जाती है तो यही पूछा जाता है कि ये किसको किससे जोड़ेगा या फिर कहाँ से कहाँ तक की इसकी वो होगी, ऐसी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च नैनो स्नीफर क्या है? ऑप्शन है, विस्फोटक, ट्रेस डिटेक्टर, या फिर युद्धपोत, वेंटिलेटर, या फिर उपग्रह। तो जो नैनो स्नीफर है यह एक विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑल राइट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया, जिसे नैनो स्नीफर कहा गया है। इसको आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है, श्री रामकृष्णन, लिगिया नोरोन्हा, अशोक शांतनु, या फिर विपुल असवाल। तो जो करेक्ट आंसर है वह है लिगिया नोरोन्हा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। लिगिया नोरोन्हा भारतीय अर्थशास्त्री और पूर्व सहायक महासचिव सत्य त्रिपाठी का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। उपयुक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? ऑप्शन है, केवल एक का, यानी कि केवल पचे हुए भोजन का, या फिर पचे हुए भोजन व ऑक्सीजन यानी कि दोनों का, एक व दो, या फिर केवल दो,
1 2 3 या फिर तीनों का ही करता है। तो करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको, ये बता दीजिए। देखिए एक्चुअली जो रक्त है वह तीनों का ही परिसंचरण करता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, रक्त पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं। रक्त शरीर में से ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है रेनवियर नोड द्वारा, नेसेल ग्रेन्यूल द्वारा, या फिर डेंड्राइट द्वारा, या फिर सिनेप्सिस द्वारा। तो यह सिनेप्सिस द्वारा ही होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? पत्ता, तना, जड़ या फिर शाखा। ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक और चार, केवल तीन और चार। किसको कहा जाता है आपके अकॉर्डिंग? केवल पत्ते को ही कहा जाता है पादप खाद्य की फैक्ट्रियाँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्योंकि केवल पत्ते को ही कहा जाता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कही जाती हैं। नेक्स्ट है, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति किस रोग के लक्षण है? ऑप्शंस हैं मधुमेह, पीलिया, टाइफाइड या फिर बुलीमिया। तो करेक्ट आंसर मधुमेह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति यानी कि ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति यानी कि कीटोन यूरिया मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस रोग के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है, अति तनाव की स्थिति में रक्त दाब सामान्य से अधिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, सामान्य रक्त दाब 140 प्रति 90 mmHg होता है। थर्ड है, रक्त दाब में मान में Hg हाइड्रोजन गैस को दर्शाता है। क्या पूछा गया, सही कौन सा है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल एक या फिर केवल दो और तीन? देखिए एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि अति तनाव की स्थिति में रक्त दाब सामान्य से अधिक होता है, सही है ये। और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, सामान्य रक्तदाब जो है 140 से 90 mmHg होता है। लेकिन जो Hg होता है ये रक्तदाब में हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो है Hg इज स्टैंड फॉर मरकरी, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक और दो, हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ए। सामान्य रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। रक्तदाब के मान जैसे 120 mmHg में जो Hg होता है इसका मीनिंग होता है, इसका जो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मरकरी को, यानी पारे से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन विधि के नियमन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन है पोन्स क्षेत्र, मेड्यूला क्षेत्र, रसोसंवेदी क्षेत्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई है, वो है आपका मेड्यूला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट लय केंद्र पाया जाता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ एंजाइम दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन, लाइपेज स्टार्च का पाचन, और एमाइलेज वसा का पाचन। कौन सा सही सुमेलित है? केवल दो और तीन, केवल एक और दो, केवल एक या फिर एक दो तीन, यानी कि तीनों सही हैं। तो आई थिंक आंसर दिख गया है शायद, बट कंफर्म नहीं है,
तो इसलिए मैं आंसर बताती हूँ इसमें। जो ट्रिप्सिन है उसका कार्य प्रोटीन का पाचन होता है, ये सही है, लेकिन बाकी के जो दोनों हैं ये इस तरीके से अगर ये होते तो ये सही होते, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने वाला वसा पाचक एंजाइम है। एमाइलेज पॉलीसेक्राइड यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है 1 घंटा, 5 घंटा, 1 सेकंड या फिर 24 घंटा। तो इसकी जो अवधि होती है वो 24 घंटे की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि जो होती है वह 24 घंटे होती है। कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल जाती है। तो इसके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 76 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी जो है उसकी कैलेंडर जारी हो गया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने सारे ही ग्रुप में उसको शेयर कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है, काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। 15 फुल मॉक टेस्ट होंगे जिसमें जीएस प्लस हिंदी के भी आएंगे उसमें टेस्ट। ऑनलाइन ही होंगे सारे टेस्ट, पीडीएफ आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित हमारे सारे प्रश्नों का संग्रह किया गया है और इसकी जो फीस है मात्र 299 है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पीसीएस के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको 16 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चंस के। टेस्ट सीरीज़ के बाद आपको आपका रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। आंसर की यानी कि पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आयोग के पैटर्न पर आधारित हमारे सारे प्रश्न हैं। इसकी भी फीस जो है मात्र 299 है। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेरी है, प्रश्न में कोई क्वेरी है, हर चीज़ की आपकी जो है क्वेरी दूर की जाएगी इस नंबर पर। ठीक है, तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो वो भी आप लोगों को साइट पे मिलेगी। साइट का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो देख लीजिएगा। बाकी अगर नहीं आप साइट पे जाना चाहते हो तो सबसे ईजी वे है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।